हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। इसमें हमने पिछले एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इसको जानने से पहले एक बार इसका हम रेफरेंस देख लेते हैं। इसमें हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे एक कहानी के थ्रू जानेंगे कि इसमें किस प्रकार बात किया गया है जल के बारे में, वनस्पति के बारे में और वृक्षों के बारे में। इसमें जो बातें की गई हैं भूमि के बारे में लेकर के कि भूमि हमारे वर्ल्ड लेवल पर कितना है, यानी कि विश्व में भूमि की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितना है। जो भूमि का उपयोग है हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि भूमि का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। भूमि की जो संपत्ति, जैसे जो संपत्ति संसाधन है, यानी कि भूमि का हम उपयोग सामुदायिक और व्यक्तिक यानी निजी व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं। ये दोनों दोनों जो प्रकार हैं, निजी भूमि का उपयोग और सामुदायिक भूमि का उपयोग, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसके बाद से जो भूमि का उपयोग है उसको हम फिगर के जरिए देखेंगे कि किस प्रकार भूमि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में होता है खेती के रूप में। उसके बाद से शहरों में किया जाता है, फिर उसके बाद से औद्योगिक एरिया में किया जाता है। उस लास्ट में हम देखेंगे कि भूमि के बारे में कि भूमि का संसाधन यानी कि भूमि संसाधन का जो संरक्षण है उसको हम किस प्रकार कर सकते हैं। उसके बाद से जो मेरा सेकेंड टॉपिक है इसी में मृदा है। हम जानेंगे कि मृदा क्या होते हैं, मृदा के प्रकार कितने हैं। भूस्खलन का भी जो टॉपिक इसमें दिया है गया है उसके बारे में हम देखेंगे कि भूस्खलन क्या है और उसके उपाय क्या हो सकते हैं, भूस्खलन क्यों आता है। हम मृदा की बात कर रहे थे तो मृदा में किस प्रकार कितना कितना मात्रा में पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं उनको हम एक मैपिंग सिस्टम के जरिए देखेंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा था। मृदा निर्माण के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद से लास्ट में इसी टॉपिक में देखेंगे कि मृदा निर्मीकरण और संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, जैसे कि मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, समुच्चरीय रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएँ और समुच्चरीय रेखीय रोधिकाएँ, और लास्ट में हम देखेंगे चट्टान बांध और बीज की फसल उगाना। इस तरीके से हम जान लेंगे कि मृदा का जो संरक्षण है इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल। जल के बारे में डिटेल से जानेंगे कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई है, अलवणीय जल कितने हैं, लवणीय जल कितने हैं, अलवणीय जल में कौन कौन से भाग कितने कितना हम यूज करते हैं पानी का। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय नागरिक 150 लीटर जो पानी है उसका यूज एक दिन में करते हैं। जो जल की उपलब्धता की समस्याएं हैं वो किस प्रकार आती हैं, किस किस एरिया में हो रही हैं आज के विश्व में, उसको देखेंगे। जल संसाधन का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर के जरिए किस प्रकार इसका संरक्षण हो सकता है। उसके बाद से हम देखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन क्या है, जो वनस्पतियाँ हैं हमारे लिए हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। जो पायतंत्र है वो क्या है, इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण जो है। तो प्राकृतिक वनस्पति में जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और तुंडा आते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद से हम देखेंगे कि इसमें जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीव है उनका हम संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। उन संरक्षण में किस प्रकार जो जानवर हैं उनमें किस प्रकार गिरावट आती है, उन जानवरों के रख रखाव के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है। हम जो जंगलों में आग लगती है उसके बारे में देखेंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा था। उसके बाद से हम देखेंगे कि जो जैव मंडल निचय है वो इसका बेसिकली अर्थ क्या है। जो सिटीज़ की बात यहाँ पे किया गया है, जैसे सिटीज़ जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके बारे में देखेंगे, सिटीज़ के बारे में। तो और लास्ट में हम देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि शॉर्ट आंसर हैं, उसके बाद से मल्टीपल हैं, फिर कारण बताएं, फिर मिलान। तो इन सारे क्वेश्चन को हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। ये कहानी है तंजानिया की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तंजानिया के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती थी। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में भी मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन के लिए प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उनका परिवार ऊन प्रक्रमण है उसको करने का एक कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित था। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता था। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां उगाता था। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उसके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और प्राणियों तथा टेक्नोलॉजी के उपयोग की भिन्नता के कारण ही है। इस स्थान का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है।
यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है कि विश्व के 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। मीन्स ये हुआ कि जैसे आपको हमने पहले चैप्टर में बताया था कि इसका जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो 3 भाग है, ये जो है इसमें पानी है, और जो बाकी 30% है ये महाद्वीप यानी कि भूमि है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो वही यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो 30% की भूमि पर ही रहती है, और शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जल जनसंख्या है। क्लियर है। अब यहाँ नेक्स्ट पे आता है कि भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी भाग में जो आवास योग्य नहीं है, इसमें भी मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन क्षेत्र, यहाँ पे सामान्यतः विरल अथवा निर्जन लोग यहाँ पे निर्जन रहते हैं, या तो यहाँ पे बहुत दूरी दूरी पर रहते हैं लोग, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे या तो उनकी जो स्थिति है रहने की वो काफ़ी दूर दूर है, या फिर वहाँ पे लोग रहते ही नहीं हैं, यदि उनकी जो जो जलवायु है या जो जहाँ पे वो लोग रहते हैं उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है। उर्वर मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है, यानी जहाँ पे नदी रहती है, जहाँ पे घाटियाँ रहती हैं, वहाँ पे पानी की उपलब्धता रहती है, इसलिए यहाँ पे जो भूमि होती है वो कृषि योग्य रहती है। वहाँ पे लोग ज़्यादा बसते हैं क्योंकि फसल उगाने के लिए उन्हें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि पानी एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है या पदार्थ आप कह सकते हैं। जल जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र में आते हैं। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक नदी है, इसलिए यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ पे जनघनत्व तो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो जगह है वो आस्तिया में जो साल्ज़बर्ग है वहाँ की, ये यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, आस्तिया में जो साल्ज़बर्ग स्थान है वहाँ की है। यहाँ पे नदियों के किनारे बसे हुए सघन क्षेत्र को इस फिगर में दिखाने की कोशिश की गई है। क्लियर है। अब आते हैं इसमें कि जो भूमि उपयोग है वो बेसिकली कैसे लोग करते हैं। जैसे भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वानिकी, खनन, सड़कों और औद्योगिक की स्थापना के लिए भूमि का यूज किया जाता है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी में भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है। अगर हम निजी भूमि की बात करें तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। आगे आपको और अच्छे समझ में आएगा कि इसमें हम क्या कह रहे हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता जो है वो सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन को दर्शाता है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। यहाँ पे भूमि के उपयोग को दर्शाया गया है कि जैसे यहाँ पे गांव में लोग खेती करते हैं, ये नगरीय क्षेत्र है। यहाँ पे आपको शहर के एरिया दिख रहे हैं जहाँ पे लोग सघन क्षेत्र में रहते हैं, ये हमारा औद्योगिक क्षेत्र है। तो भूमि का यूज बेसिकली इन्हीं क्षेत्रों में किया जा रहा है। जैसे आपको हमने बताया, ये कृषि वाला एरिया है, ये नगरीय वाला एरिया है, ये हमारा शहर वाला एरिया है और ये औद्योगिक एरिया है। अब नेक्स्ट में आता है कि भूमि संसाधन का हम संरक्षण कैसे करें। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे उस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश के वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। जैसे कि वन रोपण कर सकते हैं, भूमि उद्धार कर सकते हैं, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक लगा सकते हैं। इस तरह से हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। हमने बताया क्या क्या कर सकते हैं भूमि संरक्षण के लिए, क्योंकि कई बार इसमें आ जाता है। हम वनारोपण कर सकते हैं, भूमि उद्धार कर सकते हैं, जो रासायनिक कीटनाशक दवाएं हैं उनसे भी बच सकते हैं, छिड़काव से। अतिचारण का जो रोक है उससे भी भूमि का संरक्षण हो सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि मृदा की। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं।
मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है जिसका नाम है अपक्षय। अब एक बार जान लेते हैं कि अपक्षय बेसिकली होते क्या है। जैसे तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे और प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनवरत सेलों का टूटना ही और क्षय होना ही अपक्षय कहलाता है। क्लियर है। जैसे बेसिकली इसमें बात क्या किया है, जैसे यहाँ पे कोई मृदा है जो कि एक टीले के रूप में आपको दिखाई दे रही है। जब इस पर बारिश हो सकती है और तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या मनुष्य की क्रियाओं को जैसे कि यहाँ पे कोई जो कह सकते हो जो चूहा है यहाँ पे छेद कर सकता है, जिससे जो इसकी मिट्टी की जो ज़मीन पर पकड़ने की स्थिति होती है वो काफ़ी ढीली हो जाती है। उसके बाद से बारिश हो जाती है मान लीजिए यहाँ पे, तो ये ढह करके यहाँ पे ढह जाता है यहाँ पे, और इसकी जो स्थिति बाद में हो जाती है कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो इसी ढहने की प्रक्रिया को हम अपक्षय जो है उसको कह सकते हैं। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है मृदा परिच्छेदिका है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या क्या किस मात्रा में जो मिट्टी के पदार्थ है उसमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे जो सबसे ऊपरी वाला भाग है वहाँ भी दिखाया गया है कि यहाँ पर ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है। इसका जो सेकेंड लेवल है यहाँ पे बालू गाद क्ले के साथ उपमृदा है। इसके नीचे अपक्षयित चट्टाने पदार्थ हैं और सबसे नीचे वाले भाग में जनक चट्टानों को इसमें बतलाया गया है। क्लियर है। यहाँ पे बात किया है एडिशनल फैक्ट की बात किया है, जैसे केवल 1 सेंटीमीटर जो मृदा है उसको बनाने में लगभग सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। यहाँ मृदा के बारे में बताया गया है कि मृदा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, किसके कारण मृदा जो है वो प्रभावित होती है या मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। जो मृदा निर्माण को प्रभावित करता है उसमें जो सबसे पहला कारक है वो क्या है, ये जलवायु और तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। समय मृदा और परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की प्रभावित दर को प्रभावित करते हैं। जो वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्मजीव हैं ये ह्यूमस निर्माण की दर में प्रभावित करते हैं। उच्चता, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। उच्चवच तुंगता जनक शैल, रंग, गठन और रासायनिक गुणधर्म खनिज मात्रा और पारगम्यता का निर्धारण करती है। ये हो गए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये बेसिकली इतने हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार ऊपर एक एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि भूस्खलन बेसिकली क्या है। तो भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा कि जो भूस्खलन है वो किस प्रकार से यहाँ पे होती हैं। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होती हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने से निचली पहाड़ियों के आवासों में विध्वंसता आ जाती है, यानी कि जो उसके अगल बगल के गांव रहते हैं वो पूरी तरह से डूब जाते हैं, क्योंकि नदियों के जो जाने वाली स्थिति रहती है उसमें अवरोध पैदा कर देती है ये भूस्खलन। पहाड़ी और भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक ये मुख्य विषय भी है। यहाँ पे बात किया है कि एक वास्तु स्थिति इसका हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि इसमें एक कहानी के थ्रू बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का लगभग 200 मीटर तक का भाग जो है वो नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन में हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। अब यहाँ पे बात आती है कि न्यूनीकरण, यानी कि हम कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके भूस्खलन को रोकने की जो विधियाँ हैं, हम कैसे किस चीज़ों को कौन सी विधियों को अपना करके हम भूस्खलन को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसमें जो मेरा पहला है वो क्या है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करें और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवारों का निर्माण कर सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। यहाँ पे ऊपर जो है पहाड़ है और जो दीवार बनाई गई है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रही है, सड़कों के किनारे किस प्रकार बनाई गई है, जिससे जब भूस्खलन आएगी तो दीवार जो है उस दीवार उसको रोक देगा और वो ज़मीन पर यानी सड़क पे नहीं आएगी, जिससे दुर्घटना नहीं होगी। और थर्ड बात किया है कि भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि करना है, यानी कि पेड़ पौधे को
जो तटीय है एरिया, जैसे यहाँ पे कोई ऐसे पहाड़ है तो जो ये वाले एरिया होते हैं यहाँ पे हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिससे मिट्टी का जो खिसकाव है उससे जो है पेड़ पौधे रोकते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ पे अगर हम लास्ट की बात करें तो उसमें आता है कि सतही अपवाह तथा झरने प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे बात किया है कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, यानी कि जो फैक्टर हैं वो बेसिकली कौन है मृदा निर्माण के। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन से में लगा जो समय है वो है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण करने का जो उपाय है वो कौन सा है। यहाँ उपायों के बारे में बताया गया है, जैसे मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न करना, अत्यधिक वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सारी चीज़ें मृदा को निम्नीकरण करती हैं। यहाँ पे अगर इसके संरक्षण की बात करें तो संरक्षण में क्या आता है, जैसे पहला है मल्च बनाना। मल्च क्या होता है, यहाँ पे आपको कि जैसे पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की जो आर्द्रता है वो रुक जाती है। ये है पहला मल्च बनाना। अगर हम सेकंड की बात करें, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये है समोच्चरीय रेखीय जुताई, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, और ये है वेदिका फार्म जिस तरह से यहाँ पे किया गया है, और यहाँ पे रक्षक मेखला है। इन सारी चीज़ों का एक परिभाषा के रूप में हम देखते हैं। यहाँ पे जो पहला है सेकेंड वाला बात कर रहे हैं, ये है कि वेदिका फॉर्म। अब बेसिकली वेदिका फॉर्म क्या होता है, इसे चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर, आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बात किया है कि चौड़े समतल सोपान और अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। यहाँ पे ढाल आपको दिखाई दे रही है, ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो, और इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन भी कम होता है। ठीक है, यहाँ पे लोग खेती भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पहाड़ी एरिया है। अब यहाँ अगर हम सेकंड की बात करें, वो क्या है कि समोच्चरीय रेखीय जुताई। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा किस तरह से यहाँ पे जुताई की गई है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्चरीय रेखीय की समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करता है। ठीक है, यानी जो बोई जाती हैं, जैसे ये कोई पहाड़ है, अब पहाड़ पे किस तरीके से बनाई जाती है, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती है। जैसे नाली, जब यहाँ पे बारिश होती है तो जो बारिश होती है वो नालियों के माध्यम से ऐसे निकल जाती है, और यहाँ पे जो फसल बोई जाती है वो ऐसे ही पड़ी रहती है, और मिट्टी का जो खिसकाव है वो भी नहीं होता है, क्योंकि फसलें उसके जड़ से ढक जाती हैं। जड़ जो है उसकी मिट्टी को पकड़े रहते हैं। अब यहाँ पे लास्ट बात किया है कि रक्षक मेखलाएँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है किस प्रकार से यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं बाउंड्रीज पे। यही बात किया है कि तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। क्योंकि जब हवाएं बहती हैं तो वह मृदाओं को, जो हल्की मृदाएं होती हैं, जो काफ़ी, जिनका जो आकार होता है काफ़ी छोटा होता है, उनको उड़ा कर लेती जाती हैं। तो इस तरीके से यदि वृक्ष लगा दिया जाता है तो जो हवाएं बहती हैं वो वृक्षों के माध्यम से रोक दी जाती हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मान लीजिए मिट्टी है, हवाएं बढ़ रही है, तो ये जो वृक्ष है इसको रोक देगा, और इसका जो तीव्रता है वो काफ़ी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हवाएं काफ़ी कम चलेंगी। क्लियर है, इससे मिट्टी की जो उड़ाने की शक्ति होती है वो कम हो जाती है। अब यहाँ नेक्स्ट में बात किया है कि समोच्चरीय रेखीय रोधिकाएँ। समोच्चरीय रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ भी बनाई जाती हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है चट्टान बांध। ये क्या है, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं बीज की फसल उगाना। ये क्या है, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनको एकांतर कतारों में उगाई जाती है, इससे भी बचाव होता है। क्लियर है। यहाँ पे एक एडिशनल बात किया है, एडिशनल फैक्ट क्या है कि वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किमी प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़ करके 6000 घन किमी प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। क्लियर है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 6000 घन किमी प्रति वर्ष। क्लियर है। यहाँ पे सेकेंड बात किया है, टॉपिक जो नेक्स्ट है वो क्या है, जल के बारे में है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ, जैसा कि आपको पता ही है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है।
लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन है वो आदि महासागर से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए है और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को इसमें मदद करती है। महासागर का जो जल है वो लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए ये उपयुक्त नहीं है, यानी कि मानव इसका यूज नहीं कर सकता है। अलवण जल केवल 2.7% है। ये फैक्ट जो है वो आपको याद रखना है कि जो अलवणीय जल है वो लगभग 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ है और बर्फ की जो चादर है हिमानी, यानी कि जो 70% भाग है इसमें बर्फ की चादर और हिमानी के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय जो प्रदेश हैं वहाँ पे पाए जाते हैं बर्फ के रूप में, और अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुँच के बाहर होते हैं। केवल 1% जो अलवण जल है वो हमारे लिए उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों के जो पृष्ठीय जल हैं उनके रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक फिर एडिशनल बात किया है, क्या है, एक टपकता नल है एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। क्लियर है? इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह्य प्रक्रियाओं द्वारा महासागर, वायु और भूमि तथा पुनः जो महासागर हैं उनमें चक्कर व नियंत्रण गतिशील होती हैं। हमने क्लास 6 में भी इसके बारे में पढ़ा है किस प्रकार जो जल प्रक्रिया है, जो जल चक्र है वो गतिशील है। एक बार जो यहाँ पे आती है, यानी जैसे जब बारिश से पृथ्वी पे आती है यहाँ पे, फिर उसके बाद से वह वाष्पित होकर के पुनः वहाँ पे चली जाती है। इस प्रकार की जो जल चक्र की क्रिया है उसके बारे में हमने डिटेल से क्लास 6 वाले में पढ़ा था। क्लियर है? अब यहाँ पे पुनः आता है, यहाँ पे दिया भी गया है कि इसे जल चक्र भी कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जैसे जल से हम कृषि भी करते हैं, उद्योग करते हैं, बांधों के जलाशय के माध्यम से हम बिजली का उत्पादन भी करते हैं। और जल स्रोत के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक जो है वो बढ़ती जनसंख्या है। बढ़ती जनसंख्या से भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, फिर बढ़ता नगरीकरण और बेहतर जीवन स्तर भी है। क्लियर है? यहाँ पे बात किया है कि एक भारतीय नागरिक को प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल की उपयोग करता है। इसमें वो कितना कितना परसेंट करता है, वो जो है पीने के लिए 3% करता है, 3 लीटर करता है, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, शौचालय के लिए 40 लीटर, नहाने के लिए भी 40 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, शौचालय के लिए 40 लीटर और कपड़ा धोने के लिए भी 40 लीटर, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर और बागवानी के लिए 23 लीटर पानी का यूज़ करता है। अगर इन सारी चीज़ों को ऐड कर लें तो लगभग 150 लीटर के आसपास आता है। क्लियर है? अब यहाँ पे बात कर रहा है कि एक एडिशनल फैक्ट की, यहाँ बात कर रहा है कि आपने जल बाजार के बारे में सुना है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, यानी वो पानी खरीद करके ही पीते हैं, उनके आसपास पानी उपलब्ध नहीं है। अब इस जल की उपलब्धता की जो समस्याएं हैं ये बेसिकली क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं एक बार। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीकी हैं, पश्चिमी एशिया हैं, दक्षिण एशिया हैं, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। इनके भाग में पानी की उपलब्धता काफ़ी कम है। यहाँ पे बात किया है कि उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में अलवणीय जल की जो आपूर्ति है उसकी कमी का वो लोग सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्याएं बनी रहती हैं। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी तथा वार्षिक रूप से विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यहाँ पे ये बात किया है। ठीक है? यहाँ पे मेन रूप से क्या बात किया है, किस कारण जल की समस्याएं हो सकती हैं। वो लोग जो मौसमी संदूषण है यहाँ पे दिया गया है, मौसमी जो वार्षिक वर्षा होती है हो सकता है वहाँ पे वार्षिक वर्षा कम हो, या फिर लोगों का जो यूज है वो काफ़ी यूज करते हों, या फिर जो जल का प्रदूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया हो, अलवणीय जल को काफ़ी ज़्यादा लोग प्रदूषित कर दिए गए हों। इन्हीं सब कारकों की वजह से जल का जो अभाव है इन क्षेत्रों में देखा गया है। यहाँ पे आपको जो ये फिगर दिखाई देता है ये नदी है। इस नदी का नाम यमुना नदी है। इस यमुना नदी का आप अगर दृश्य देख रहे होंगे तो इसमें जो कचड़े हैं, जो झाग है औद्योगिक फैक्ट्रियों का, इस प्रकार से इसको देखा जा रहा है। जो औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं वो जो है उनका जो कचरा है उसमें बेसिकली इसी नदी में जा रहा है। दिल्ली के आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा ये प्रदूषित हो चुकी है। ठीक है? अब यहाँ नेक्स्ट में बात आती है कि जल संसाधन का जो संरक्षण है उसको हम कैसे करें, किस प्रकार हम इसका कर सकते हैं संरक्षण। आज के विश्व में
शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोत तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के लिए कदम उठाने हमें चाहिए। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, जैसा कि आपको पता ही है। इसका अति उपयोग और प्रदूषण से इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से जो शोधित वाहित मल है या कृषि रसायन का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इस हिसाब से ये जो सारे कारक हैं, जैसे कि जो खराब मल जल हैं, जो रसायन का यूज लोग करते हैं, जो औद्योगिक फैक्ट्रियों का जो गंदा जल होता है, ये बेसिकली जल को प्रदूषित करने वाले कारक कह सकते हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं, पीड़कनाशी जल जो जल को प्रदूषित करते हैं, जो इन सारी चीज़ें यहाँ पे बह रही हैं, इनमें नाइट्रेट धातुएं पाई जाती हैं जो कि जल को काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित करती हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निर्मीकरण के होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और इन प्रदूषकों को जल निकाय में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है। यानी कि जो ये चीज़ें फैक्ट्रियों के जो मल हैं, जो गंदा मल जल है, इनको नदियों में जाने से पहले ही इनको एक बार अगर शोधित कर दिया जाए, यानी कि जो गंदा चीज़ें हैं उनको एक बार एक टैंक में ला करके जमा कर दें, जैसा कि हम आगे इसको पढ़ेंगे किस प्रकार के टैंक रहते हैं। उसके बाद से ये पानी जो होते हैं वो काफ़ी जो प्रदूषण उनका कम हो जाता है। फिर उसके बाद से उनको नदियों में आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जो चीज़ें बनी रहती हैं, जो जैसे नाइट्रेट यहाँ पे है, यहाँ पे जमा हो गया। अब इस नाइट्रेट का हम यूज कर सकते हैं कई प्रकार की गैसों को बनाने में। इस नाइट्रेट का यूज हम कर सकते हैं खाद के रूप में, रसायन के रूप में। तो इससे एक काम से हम दो फायदा ले सकते हैं। पहला क्या? पहला ये कि हमें जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको हम रोक सकते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे बचा हुआ है उससे हम अन्य प्रकार के गैसों का यूज कर सकते हैं, गैस बना सकते हैं, उसका हम रासायनिक खाद भी बना सकते हैं और इससे जो गंदा जल निकलता था वो शुद्ध निकलेगा, जिससे नदियाँ हमारी प्रदूषित होने से बच सकती हैं। और सेकेंडली ये बात होगा कि जो जल का प्रदूषण है वो भी रुक जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बात आती है कि वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है, यानी कि जब वर्षा होती है तो हम उसको एक तालाब में या कुएं में या अन्य ऐसे स्थान जहाँ पे जल का संचयन हो वहाँ पे उनको संग्रहित कर सकते हैं, जिससे जल के जो रिसोर्सेज हैं ज़मीन के अंदर वो पुनः चले जाते हैं। क्लियर है? जल के रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। यानी कि जो नहरें बनी रहती हैं उनको हम पक्का कर देंगे, जिससे जो पानी इसमें है वो वैसे ही रहेगा जितना उस पानी में उसमें डाला जाएगा और उसको जहाँ भी चाहें हम मोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बने रहते हैं वो उनके नीचे पक्के रहते हैं और इस तरह से हम मोड़ करके कहीं भी उनको ले जा सकते हैं। क्लियर है? उनके अंदर रिसाव नहीं रहेगा तो पानी जितना रहेगा उतना ही उसमें बचा रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस प्रकार यहाँ पे नदियों का संचालन, जो खेत हैं उनको फुहार सिस्टम से, यानी कि इसको हम कह सकते हैं स्प्रिंकलर, ठीक है, यहाँ पे दिया हो गया है। यहाँ पे इसके माध्यम से छिड़काव कर रहे हैं। खेतों की जो फसलें बोई जाती हैं इनसे पानी इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। क्लियर है? जितना फसलों को चाहिए उतना ही पानी इसके माध्यम से दिया जा सकता है। अब यहाँ बात यह है कि रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, स्प्रिंकलरों के से सिंचाई करना और अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की दर वाले शुष्क प्रदेशों में इस तरह के, यानी कि जो राजस्थान वाला एरिया है, यानी कि अगर हम भारत के मैप्स की चर्चा करें, जैसे कि ये वाले यहाँ के जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे इस तरह से सिंचाई होती है स्प्रिंकलर विधि के द्वारा, यानी कि फुहारी सिस्टम के माध्यम से वहाँ पे फसलों की सिंचाई होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी कम है, तो इस तरह से फसलों की सिंचाई होती है। क्लियर है? और इन्हीं सब विधियों के माध्यम से ही हम जल संसाधन जो है या जल को हम संरक्षित कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे बात किया है कि एक एडिशनल फैक्ट है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया है कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। यानी जब वर्षा होती है यहाँ पे, जैसे ये कोई छत है यहाँ पे, उसके बाद जब वर्षा यहाँ पे होती है तो यहाँ पे एक कोई टैंक यहाँ पे नीचे ले आकर के बना सकते हैं। उसके बाद से जब वर्षा यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे एकत्रित हो जाएगी तो यहाँ से हम पानी का यूज कर सकते हैं, जैसे कारों को धोने में कर सकते हैं, सब्जियों को सब्जी के ऊपर डाल सकते हैं। इस पानी का यूज हम जो घरेलू चीज़ें हैं, जैसे हम सिंचाई करते हैं, अगर अपने जो आस पड़ोस की जो सड़क होते हैं वहाँ पर भी डाल सकते हैं। इस पानी के यूज को हम पीने के अलावा और जो बाकी एक्टिविटी है उसके लिए कर सकते हैं। यही रहता है जल संग्रहण विधि, बेसिकली यही बताया गया है इसमें। वही बात कर रहा है कि जो वर्षा जल संग्रहण है, यानी कि औसत 2 घंटे की वर्षा का दौर लगभग 8000 लीटर जल बचाने के लिए है, काफ़ी है। यानी कि जब 2 घंटे वर्षा होती है तो उससे 8000 लीटर हम पानी बचा सकते हैं ज़मीन के नीचे या महासागर में जाने के लिए। क्लियर है?